तो पीछे क्लास में हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री का ब्रांच। तो कुछ ब्रांच हम लोग देखे थे, अब और ब्रांच को देखते हैं, सबका डिफिनेशन देखते जाते हैं। इसके बाद तब फिर हम लोग मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे। जो पीछे से जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जो देख रहे होंगे, तो ज़्यादा अभी तो कुछ पढ़ाए नहीं है। अभी जाकर के सिर्फ सिलेबस लिखा है एक दिन, और दूसरा दिन जाके जो है कि सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, जिसमें केमिस्ट्री का डिफिनेशन दिए थे और केमिस्ट्री का कुछ ब्रांच एक दो चर्चा किए थे, फिजिकल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं कुछ और ब्रांचेज के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, that branch of chemistry in which we can study about origin, a structure, extraction और synthesis, characters, publications, etc. of all elements is called inorganic chemistry. रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी तत्वों के उत्पत्ति, संरचना, निष्कर्षण या संश्लेषण विशेषता, अनुप्रयोग, इत्यादि के बारे में अध्ययन कर सकते ही
उसे अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो कहता है कि रसायन शास्त्र का वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें सभी तत्व, अभी तक में जो है टोटल जितना भी ज्ञात है उसमें 118 तत्वों का खोज हो चुका है। तो उन 118 तत्वों जिसमें से कुछ रेडियो सक्रिय तत्व है, कुछ जो है रेडियो सक्रिय नहीं है, तो उन सभी तत्वों का उत्पत्ति कहाँ से हो रहा है? कुछ तत्व जो है अयस्क से प्राप्त हो रहे हैं, कुछ तत्व नेचर में नहीं है, प्रकृति में नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग अपने से तैयार करते हैं। यूरेनियम का नाम सुने होंगे आप, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है, 92। तो 92 के बाद जितना भी एलिमेंट्स का खोज हुआ है वो सब का सब आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, नेचर में नहीं पाया जा रहा है। उसको कृत्रिम तरीके से मानव निर्मित तत्व है, मनुष्यों के द्वारा उसको तैयार किया गया है। तो कैसे तैयार करते हैं, क्या उसका एक्टिविटी है, क्या विशेषता है, क्या उसका गुण है, कहाँ उसका उपयोग करते हैं? अब रेडियो सक्रिय तत्व का अलग उपयोग है, लोहा का अलग उपयोग है, चांदी का अलग उपयोग है, सोना का अलग उपयोग है, ऑक्सीजन का अलग, ऑक्सीजन कैसे तैयार करते हैं, प्रयोगशाला में कैसे तैयार करते हैं। इसके अलावा जाकर के जो है व्यवसायिक रूप से बड़े पैमाने पर हमको कैसे तैयार करना है, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी जिस ब्रांच के अंतर्गत मिलेगा उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन। सारा का सारा तत्व आएगा इसमें, ठीक है। टेंथ तक में आप पढ़े भी होंगे, लोहा वगैरह सब पढ़े थे कि लोहा जो है हेमाटाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा आप तांबा देखे होंगे, एल्युमिनियम बॉक्साइड इससे प्राप्त हो रहा है। तो ये सब जाकर जो है कि तत्वों का जो उत्पत्ति हो रहा है, इसके अलावा और 7-8 तक में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बनाने की विधि वगैरह सब देखे होंगे। तो वो सारा का सारा चीज की जानकारी हमको इस ब्रांच के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें हमको आवर्त सारणी पूरा पढ़ना है, पूरा पीरियोडिक टेबल भी इसी के अंतर्गत आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कि आवर्त सारणी का निर्माण कैसे हुआ, सब कुछ। तो पूरा तत्व का ही पूरा जानकारी हमको यहाँ पर लेना है। जितना भी तत्व का खोज हो चुका है वो सबका फुल्ली बायोडाटा प्लस उसको कैसे तैयार करते हैं, कैसे कहाँ से हमको उत्पन्न हुआ, इन सारी चीजों की जानकारी हमको इस ब्रांच के अंतर्गत मिलने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन that branch of chemistry which deals about origin, a structure, methods of synthesis, characters और properties
applications or usage of all organic compounds is called organic chemistry. रसायन शास्त्र की वह शाखा जो कार्बनिक यौगिकों सभी कार्बनिक यौगिकों के उत्पत्ति, संरचना, उसके संश्लेषण की विधियां, विशेषता या गुण, अनुप्रयोग या उपयोग इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो मतलब यहां पर क्या हुआ, तो जितना भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक तो मैट्रिक में आप 10th में पढ़े हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह सब, उसका इथिलीन, एसिटिलीन, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, बेंजीन वगैरह सब जो भी कंपाउंड है, उन सभी यौगिकों का उत्पत्ति कहां से हुआ। मतलब कुछ यौगिक है जो नेचर से प्राप्त हो रहा है, कुछ यौगिक किसी जीव के शरीर से प्राप्त हो रहा है, किसी कोई पौधे से प्राप्त हो रहा है, तो अलग अलग, कोई फल से प्राप्त हो रहा है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। या कुछ हम लोग कृत्रिम रूप से तैयार भी करते हैं, तो तैयार कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। मीथेन का क्या उपयोग है, इथेन का क्या उपयोग है, इथाइल अल्कोहल का किस काम में हम यूज में लाते हैं, एसिटिक एसिड का क्या करते हैं। तो ये सब सारे बातों की जानकारी हमको यहाँ पर मिल रहा है। उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे, केमिस्ट्री का उस ब्रांच को कहेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको मोटा मोटी तत्काल अभी बता दें, से बाद में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे थोड़ा डिटेल जाएंगे। तो यहाँ संक्षिप्त में ऑर्गेनिक कंपाउंड का हल्का सा इंट्रोडक्शन जो आप पढ़ भी चुके हैं, पढ़े होंगे आप बर्जिलियस का सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, उसके बाद फिर वॉलर साहब का सिद्धांत पढ़े होंगे। तो मोटा मोटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात जहां तक होती है
तो हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मुख्य रूप से है कार्बन के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। और भी डिफिनेशन बहुत सारा है, लेकिन इसमें कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन डेफिनेट है, ये एकदम नेसेसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी एलिमेंट है, इसमें प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम एटसेट्रा, बहुत कम इधर। तो ये सब जो है सब्सिडियरी एलिमेंट्स हैं। सहायक तत्व माने इस दोनों का सहायता करेगा, ये भी हेल्प करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये तो अनिवार्य तत्व है, इस दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस दोनों के बिना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे CH4 मीथेन, C2H6 तो कार्बन हाइड्रोजन है, C2H4, C2H2, C6H6, ये सब में खाली क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO, CH3SH, इसमें देखने को मिलेगा C2H5SC2H5, C2H5NH2, CH3NH2, और भी है, सोडियम पोटेशियम भी रहता है, जैसे CH3COONA, C6H5COOK एटसेट्रा। तो ये सब का सब क्या है, और भी बहुत सारा जो है कि हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम वगैरह सब जो है सहायक तत्व के रूप में पाया जाता है। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऐसा ही कंपाउंड जितना भी देखने को मिलेगा, उन सभी यौगिकों के बारे में विस्तृत जानकारी हमको यहाँ पर इस ब्रांच के अंतर्गत मिलने वाला है, जिसमें इसका उत्पत्ति, संरचना, उसका बनाने की विधि, उसका गुण और उसका उपयोग, इन सारे बातों की जानकारी हमको इस ब्रांच में मिलेगा। चल रहे हैं 2-3% रहेगा तो बंद, 3% रहेगा बंद कर। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला ब्रांच पॉलीमर केमिस्ट्री। बहुलक रसायन। So that branch of chemistry which deals about origin, a structure, synthesis, characters,
and applications of different types of polymers is called polymer chemistry. रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बहुलकों के उत्पत्ति, संरचना, संश्लेषण, विशेष अनुप्रयोग, इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे बहुलक रसायन कहा जाता है। तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बहुलकों की उत्पत्ति, that branch of chemistry which deals about origin, structure, synthesis, characters and applications of different types of polymers. तो different types of polymers, polymers मतलब बहुलक, तो विभिन्न प्रकार के बहुलक का जो उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हो रहा है, कैसे उसको तैयार करते हैं, क्या उसका गुण है, क्या विशेषता है, या कैसे उसका उपयोग कहाँ करते हैं, उसके बारे में जानकारी इनको जहाँ मिलेगा, अध्ययन जहाँ किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, बहुलक रसायन। तो बहुलक के बारे में या बहुलीकरण के बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा 10th में, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको है इथिलीन है C2H2, इसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका N मॉलिक्यूल लेकर के अब यहाँ पर इसको चेंज करते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी बॉन्ड इधर भी। अब इसका N मॉलिक्यूल आपस में लंबा चेन बना लिया, तो ये है पॉलीथीन, जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और ये है इथिलीन। अब ये पॉलीथीन जो है ये पॉलीमर है, किसका, ऑफ इथिलीन का। पॉलीमर मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल, एक से अधिक अणु जितना भी उसमें प्रेजेंट रहेगा, तो वो जाकर के यहाँ पर हमको n अणु लिए हैं, n का मान 2 3 4 5 6 7 8 10 कुछ भी हो सकता है। तो वो सभी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके नया स्ट्रक्चर जो तैयार करेगा, तो जो नया संरचना, जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा, उस कंपाउंड को जो प्रारंभ में हम लिए थे कंपाउंड, इसका क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा, अर्थात उसका बहुलक है। तो अब इसी का बहुलक कैसे बनाते हैं हम लोग, बहुत सारा पदार्थ का बहुलक का नाम आपने सुना होगा, टेफ्लॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन, डेक्रॉन, सिफॉन, ये सब जो पॉलीमर है, रबर वगैरह सब जो देख रहे हैं, सब पॉलीमर है, बहुलक है। तो उन सभी को हम लोग कैसे तैयार करते हैं, प्लास्टिक जितना भी प्रकार का वैरायटी का आ रहा है, पीवीसी पाइप देख रहे हैं, केबल का तार जो तैयार हो रहा है, बुलेट प्रूफ कवच तैयार हो रहा है, बुलेट प्रूफ कार तैयार हो रहा है, तो ये सब का सब बहुलक के द्वारा ही तैयार हो रहा है।
हेलमेट वगैरह सब जो यूज कर रहे हैं, तो सबका सब जो आपका चिकन वाला जो तावा या कढ़ाई वगैरह सब बनता है, तो वो सब, या टीवी का जो ऊपर कवर है, रेडियो का कवर है, तो वो सब जो है बहुलक के कारण बना हुआ है। तो उन सभी बहुलकों के बारे में जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन हम करेंगे, उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री। और वो मतलब जो पदार्थ जो बना, वो पदार्थ कहलाएगा पॉलीमर, जिससे बना है उसका। चूंकि वर्तमान समय में विदाउट बहुलक का हम लोग के लिए जीना मुश्किल है। जितना भी सामान यूज कर रहे हैं अधिकांश उसमें बहुलक है, कलम है, ब्रश है, कुछ भी यूज कर रहे हैं, सब क्या है, कुछ न किसी रूप में बहुलक किसी पदार्थ का है। खास करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब जो खा रहे हैं, तो वो भी खुद क्या है, बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है, वो प्रकृति में पाए जाने वाला। तो वो सब के बारे में अध्ययन जहाँ करेंगे उसको हम लोग कहेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन। That branch of chemistry which gives detailed idea about our environment and different environmental phenomenon like pollution, acid rain, etc. और भी इसमें हम लोग कर सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड environmental chemistry। रसायन शास्त्र की वह शाखा जो हमारे पर्यावरण एवं पर्यावरण से संबंधित विभिन्न घटनाओं जैसे अम्ल वर्षा, प्रदूषण, हरित गृह प्रभाव, इत्यादि
के बारे में विस्तृत जानकारी देता है उसे पर्यावरणीय रसायन कहा जाता है। तो पर्यावरण तो लोग जानते ही समझते ही, पर्यावरण किसको कहते हैं समझिए सीधा। मैट्रिक में पढ़े हैं, ज्योग्राफी ग्रुप में भी पढ़े हैं हम और हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण जानकारी जो कहता है हम लोग के आसपास जितना भी सजीव निर्जीव पदार्थ है उन सभी पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज है जो हमको जिस पर कि हम निर्भर कर रहे हैं उन सभी पदार्थ को, चाहे वो पेड़ पौधा हो, सजीव में या कोई जंतु हो या हवा है, पानी है, जो भी चीज है वो सब का सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आ रहा है। अब उस पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार का जो घटना है, जैसे हम वर्षा हो रहा है, प्रदूषण है, हरितगृह प्रवाह है और भी बहुत सारी घटना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमको जहां मिलेगा उस ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, पर्यावरणीय रसायन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वह ब्रांच विच गिव्स डिटेल आइडिया अबाउट आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी दे रहा है, एंड डिफरेंट एनवायरमेंटल फेनोमेनन, और विभिन्न पर्यावरणीय घटनाओं जैसे पॉल्यूशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जो इस एनवायरनमेंट और उससे संबंधित जितना भी फेनोमेनन है, जितना भी घटना घटित हो रहा है, उन सारे घटनाओं के बारे में जानकारी हमको जिस ब्रांच के अंदर पूरा डिटेल है, बड़ा टॉपिक है ये, तो उसके बारे में जानकारी हमको जहां मिल रहा है उस ब्रांच को कहेंगे पर्यावरणीय रसायन। तो तत्कालिक इसको यहीं तक हम लोग रखते हैं, उसके बाद अगले क्लास में और ब्रांच के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप लोग को रक्षाबंधन का मुबारकबाद है। रक्षाबंधन के बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक से और प्रयास करेंगे रेगुलर क्लास करने का। जहाँ तक लाइव क्लास की बात है तो वो तत्कालिक आप लोग का व्हाट्सएप नंबर आया नहीं है, इसलिए तब तक YouTube पर ही जाएगा। तो क्रमशः YouTube पर आप लोग देख सकते हैं ABC पब्लिक स्कूल चैनल के आधार पर भागलपुर के नाम से, उसमें जब खोलिए उसके बाद देखिए डिटेल आपको जो भी अभी तक में 3 क्लास या तीसरा क्लास था, तीसरा क्लास तक में जो भी पढ़े होंगे उसको देख लीजिएगा। जो न्यू भी स्टूडेंट होंगे उसको देखने में कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ से देखिएगा, सब कुछ समझ जाइएगा। धन्यवाद।